नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत का जो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने हरी झंडी दे दी। आप देख सकते हो खबर, एनजीटी क्लियर्स ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेज एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, क्यों ये भारत के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, हमारे इकोनॉमिक इंपैक्ट के ऊपर आप देखिए, जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखिए, हर तरफ से ये बहुत बड़ा काम करने वाला है भारत के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2028, हर एक बैच अवेलेबल है। हमारा प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की एंड टू एंड प्रिपरेशन कराई जाती है। यूज करना है बस आपको ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है, जो आइलैंड है, उसकी लोकेशन समझ लीजिए। बेसिकली क्या है ना, ये भारत का सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है। सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा। आप सब अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर क्या है ना, ऊपर वाले जितने भी आइलैंड्स हैं उनको अंडमान आइलैंड्स कहा जाता है, और ये नीचे वाला जो आप देख रहे हो, ये आपका निकोबार आइलैंड्स। इसमें ध्यान से समझिएगा, शुरुआत होती है कार निकोबार से। और जो सबसे नीचे वाला जो आइलैंड है ना, ये है आपका ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी दूरी अगर आप मलक्का स्टेट से देखिए, राइट साइड में अगर आप देखोगे, ये मलक्का स्टेट है जहां से इतना सारा व्यापार होता है, ट्रेड होता है, शिप्स गुजरती हैं, तो हार्डली 40 नॉटिकल माइल्स ही दूर है वहां पर। एंड जो लोकेशन है, इसी की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो जियो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। खैर, यहां पर जब हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये है क्या क्या है कि लगभग इसमें 90,000 करोड़ से ज्यादा, लगभग 10 से 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किया जाएगा। यह मल्टी कंपोनेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें कई सारी चीजें हैं। मतलब इस आइलैंड के ऊपर, ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड आप देख रहे हो, इसमें काफी कुछ होगा। इनफैक्ट इसमें भी आप देख पाओगे, ये जूम इन पिक्चर है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, और इसका ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट है, यहीं पर काफी सारा प्रोजेक्ट्स आ रहा है। ये राइट साइड में आप देख सकते हैं, अगेन पोर्ट है, एयरपोर्ट है, टाउनशिप है, पावर प्लांट है, ये सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। मतलब काफी ज्यादा अर्बन सेटलमेंट जो है वहां पर करने की कोशिश की जाएगी। ड्यूअल यूज सिविल मिलिट्री लॉजिस्टिक सेंटर बनेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा, इन कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगर हम आइलैंड टेरिटरी की बात करें तो यहां पर एक एक करके मैं आपको कंपोनेंट्स की बात करता हूं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। मतलब कि ये एक ऐसा पोर्ट बनाया जाएगा जहां पर मदर वेसल्स का मतलब जो बहुत ज्यादा कैपेसिटी में सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना, तो उसको रुकवाने के लिए वो हमारे पोर्ट पर आ सकें, ऐसा ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट है वो भारत बनाएगा ग्रेट निकोबार में। और यहाँ पर कंटेनर जो हैं वो अनलोड होंगे फ्रॉम बड़े शिप से ग्रेट निकोबार में जो कंटेनर्स हैं उतरेंगे, और वहाँ से छोटे छोटे शिप्स में जो है वो डिफरेंट जगह वहाँ पर जा सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही जाएंगे, मलेशिया कहीं भी जो वो जा सकते हैं। इनफैक्ट ये भारत को जरूरत इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं, लगभग 70 से 75% जो भारत का ट्रांसशिपमेंट कार्गो है वो भारत में हैंडल नहीं होता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है कि भारत में जो मदर वेसल्स है ना, वो रुकवाने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। आपको याद होगा, केरला में त्रिवनंतपुरम के पास जो विजन जैम पोर्ट रिसेंटली बनाया गया अडानी ग्रुप के द्वारा, वो इकलौता पोर्ट है जहां पर इतने बड़े जो हैवी शिप्स होते हैं वो रुकाया जा सकता है। अदरवाइज क्या है कि जैसे श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट हो गया, इसके अलावा सिंगापुर वाला पोर्ट हो गया, मलेशिया वाला पोर्ट हो गया, वो हमारे जितने भी सामान होते थे जो बड़े शिप में आते थे वो यहां पर जाते थे पहले, और फिर छोटे शिप करके जो है वो भारत में आते थे। सोचिए, भारत इतना बड़ा देश, इतनी हमारी पोटेंशियल, हमारे पास बड़े मदर वेसल्स जो है रुकने के लिए जगह भी नहीं थी, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है, टाइम भी बढ़ जाता है, और ये स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी भी रहती है। लेकिन अब यहाँ पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में ऐसा पोर्ट बनाया जा रहा है जिसकी कैपेसिटी फेज 1 में 4 मिलियन टीयूज बताया जा रहा है, और अल्टीमेटली आगे चलकर इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी 16 मिलियन टीयू। टीयू मतलब होता है 20 इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो यहां पर क्या है कि इफ
अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं तो ग्रेट निकोबार एक मेजर ग्लोबल हब की तरह बन जाएगा। और देखो इसकी लोकेशन स्पेशली आप समझिए, ये हर एक देश को फ़ायदा मिल सकता है। चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, इधर वाले देशों में, तो यहाँ पर जो बड़े शिप्स हैं वो आसानी से आएंगे और सामान अनलोड करेंगे और अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी जाना है वो हम भिजवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से। फिर दूसरा, यहाँ पर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा और ये ड्यूअल यूज़ वाला होगा। मतलब सिविलियन ट्रैफिक भी हैंडल करेगा, हम भी वहाँ पर जा सकेंगे, और जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस हैं वो भी उस एयरपोर्ट से हो सकेगा, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स और जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है वो मजबूत हो जाएगी। जो एयरपोर्ट है वो क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि अभी करंटली आप देखोगे वहाँ पर जाने के लिए जो कनेक्टिविटी है वो बहुत लिमिटेड है। फिर इसके अलावा इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाया जाएगा, वहाँ पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सब कुछ लगभग बताया जा रहा है कि आगे चलकर 1 से 3 लाख जो पॉपुलेशन है, जो रेसिडेंट्स हैं, वो वहाँ पर रह सकते हैं। फिर इसके अलावा पावर और यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गैस बेस्ड और जो सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट हो गया वो बनाया जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और इंटरनल कनेक्टिविटी। तो सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। खैर, इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है कंट्रोल ओवर की सी लेन्स। मतलब मैंने आपको मलक्का स्ट्रेट जो बताया, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आप सब जानते ही है। यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। ज़्यादातर जो ईस्ट एशियन ऑयल इंपोर्ट है वो इसी रूट से जाता है। फिर इसके अलावा जो मैसिव कंटेनर ट्रैफिक है यूरोप और एशिया के बीच में वो भी इसी रूट से जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ग्रेट निकोबार में इस मलक्का स्ट्रेट के पास अगर हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति आ जाएगी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो चोक पॉइंट है उसके पास हमारी प्रॉक्सिमिटी गेन हो जाती है। मैरी टाइम सर्विलेंस हमारा इंप्रूव हो जाएगा। यू नेवर नो आगे चलकर फ्यूचर में क्या मुसीबत आ जाए, क्या प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी है। ये जो आइलैंड है मैं आपको बता दूं, देश में भारत में इकलौता, ये अंडमान निकोबार कमांड जो है वहां पर ग्रेट निकोबार में इकलौता ट्राई सर्विस मिलिट्री कमांड है। लेकिन यहाँ पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो हमारी ट्रूप्स की मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो सकेगी, नेवल जो डॉकिंग फैसिलिटीज़ है वो बेटर होगा, एयर ऑपरेशंस कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, सबमरीन ट्रैकिंग एनहेंस हो जाएगी, काफ़ी कुछ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना को काउंटर बैलेंस करना। मतलब चाइना का मैरीटाइम एक्सपेंशन आप देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ग्वादर में पोर्ट, हम्बनटोटा, जिबौती, हर तरफ है। तो भारत के पास अगर इतने सारे आइलैंड्स हैं तो हमें और किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद के आइलैंड, हम वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है ट्रेड कॉस्ट रिडक्शन। मतलब डोमेस्टिक ट्रांसशिपमेंट से जो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज है, क्योंकि मैंने आपको बताया ज्यादातर बड़े शिप से जो सामान है वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहां से आता है, तो डॉलर हमारा खर्च होता है। शिपिंग टर्न अराउंड टाइम बढ़ता है, वो कम हो जाएगा। इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन होगा। मतलब भारत का जो एम्बिशन है ना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, वो तभी हो सकता है जब हमारे पास एफिशिएंट पोर्ट हो, जो डीप ड्राफ्ट बर्थ हो, मतलब कि जहाँ पर जो पानी है वो शैलो नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हम ज़्यादा डीप हो, वो तभी मदरशिप वहाँ पर आ सकेंगे। खैर, एनवायरमेंटल और सोशल कंसर्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है। पहला क्या है, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी। मतलब जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से आता है। यहाँ पर मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स ये काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा लेदर बैक टर्टल्स, उसका नेस्टिंग ग्राउंड है, बहुत सारे स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं। एंड लार्ज स्केल फॉरेस्ट डाइवर्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, इतना सारा प्रोजेक्ट जो आ रहा है, जो हमने चर्चा की, उसकी वजह से बहुत सारे आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, जंगलें काटनी पड़ेंगी। 130 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का डाइवर्जन होगा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कंसर्न्स और कंसर्न्स होना भी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को लेकर भी चिंता है। वो जो आइलैंड है वहाँ पर शॉम्पेन ट्राइब है, जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में से आता है। निकोबारीज कम्युनिटी वहाँ पर है, तो कंसर्न है कि उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कल्चरल इरोजन होगा, जो एक्सटर्नल पॉपुलेशन है उससे वो एक्सपोज हो जाएंगे, उनके यहाँ बीमारियाँ फैलेंगी। तो ये सब थोड़ा सा कंसर्न है। और इसी की वजह से क्या हुआ था कि 2022 में जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको क्लियरेंस दे दी थी, तो यहाँ पर कई सारे पिटीशंस एनजीटी में डाले गए थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, कि सरकार ने ये जो क्लियरेंस दिया है वो सही नहीं है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी बस कुछ ही समय पहले यहाँ पर एनजीटी ने इसको क्लियर कर दिया है। जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो भारत सरकार ने दिया था उसको सही ठहराया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रेट निकोबार में,
इट इज फुल एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विथ एनवायरमेंटल कंडीशंस। यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं है। ये जो डिसीजन है इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि जो प्रोजेक्ट रुक गया था वो अब वापस से स्टार्ट हो सकेगा, और जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो आगे चलकर कंप्लीट हो जाएगा। कब तक कंप्लीट होगा, देखो इसके टाइमलाइन की बात करें तो 2028 तक बताया जा रहा है कि जो इनिशियल पोर्ट ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, बेसिक एयरपोर्ट फंक्शन हो जाएगा, जो टाउनशिप डेवलपमेंट है इनिशियल फेज में वो भी स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन मेन क्या है, 2040 से 50 के बीच में लॉन्ग टर्म जो विजन है कि 16 मिलियन टीयू की जो कैपेसिटी का पोर्ट है वो बनाया जाए, अर्बन एक्सपेंशन, फुल स्केल मैरीटाइम हब स्टेटस, तो ये सब कुछ जो है उसको होने में अगले 10 से 15 साल से ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी भी कई सारे खतरे हैं जो हमें पता नहीं है। पहला तो यही है कि क्या ग्लोबल शिपिंग लाइंस जो हैं वो शिफ्ट होंगी, मतलब जो बड़े बड़े शिप्स आ रहे हैं कोलंबो में, सिंगापुर में, क्या वो अब ग्रेट निकोबार में आएंगे, वो उसको लेकर सवाल है। और इकोलॉजिकल जो डैमेज होगा क्या ये मिटिगेट हो सकता है। सरकार बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है कि हम इधर इतने सारे पेड़ दूसरी जगह लगाएंगे, जो भी कुछ होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका असर क्या होगा वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। और साथ ही साथ लोकल ट्राइब के जो राइट्स हैं क्या वो प्रोटेक्ट होंगे कि नहीं। तो प्रोजेक्ट का जो सक्सेस है वो बाकी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या बैलेंस डेवलपमेंट है कि नहीं, बैलेंस स्ट्रैटेजी और सस्टेनेबिलिटी, क्या इन चीज़ों में बैलेंस हो रहा है कि नहीं। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी कुछ हुआ है अभी रिसेंटली डेवलपमेंट वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अक्सर आपने इंदिरा पॉइंट के बारे में सुना होगा जो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। क्या आप बता सकते हो ये कौन से आइलैंड पर है इन चारों में से। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।